नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज के प्रैक्टिस सेट में बात करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रैक्टिस सेट नंबर 20 है। दोस्तों, अभी तक हमने 19 प्रैक्टिस सेट आपके कंप्लीट कर लिए। 19 प्रैक्टिस सेट आप लोग समझ सकते हैं। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 30 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सिलेबस के अनुसार हैं। तो दोस्तों, आपके सिलेबस के अनुसार ये भी प्रैक्टिस सेट है और आपके एग्जाम के 10 से संभावित प्रश्न है बाई जायसवाल कोचिंग सेंटर, यानी मैं जायसवाल सर। दोस्तों, पिछले प्रैक्टिस सेट देखना है आप लोगों को तो आई बटन पे लिंक आएगा, आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों का यह प्रैक्टिस सेट रहेगा। और पहला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों, प्रश्न यह है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लागू नहीं होता। क्या नहीं होता? निःशक्त बच्चे, 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे, 14 से 18 वर्ष के आयु के बच्चे, बच्चों की नियमित उपस्थिति। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2000 में लागू नहीं होता है 14 से 18 आयु के बच्चों में। शिक्षा अधिकार नियम 2009 लागू नहीं होता है। तो राइट ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। स्क्रीन पर है प्रश्न कि यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी को सी लिखे पढ़े तो वह कौन सा रोग से पीड़ित होगा, किससे अक्षमता कहलाएगा। कोई बच्चा दोस्तों सी को डी पढ़ रहा है, डी को सी पढ़ रहा है या उसको लिख रहा है, वह जिस रोग से पीड़ित होगा वह होगा डिसलेक्सिया। यानी कि पढ़ने संबंधी अगर बात किया जाए भैया, पढ़ने संबंधी बात किया जाए तो आपका डिसलेक्सिया हो जाता है। कौन सा हो जाएगा? किससे पीड़ित है बच्चा, किस रोग से पीड़ित है? डिसलेक्सिया से पीड़ित है। ना ही आपका मलेरिया होगा, ना आपका फाइलेरिया, ना ही टाइफाइड होगा। राइट ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए क्या कहा गया है दोस्तों? तो वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए समावेशी शिक्षा कहा गया है। कौन सी शिक्षा कहा गया है? आपका समावेशी शिक्षा कहा गया है। तो सभी मित्र वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे, क्योंकि सभी प्रश्न आपके एग्जाम के 10 से संभावित प्रश्न हैं या आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। दोस्तों, अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 जो आपका एनसीएफ 2005 है, इसके अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना। अगला प्रश्न देखेंगे, स्क्रीन पर है। एनसीटीई का पूर्ण नाम क्या होता है? एनसीटीई का जो है आपका, इसका पूरा नाम क्या है, फुल नेम क्या होता है? तो नेशनल काउंसिलिंग ऑफ टीचर एजुकेशन होता है। क्या होता है? एन से नेशनल, सी से काउंसलिंग, टी से टीचर और ई से आपका एजुकेशन होता है। तो नेशनल काउंसिलिंग ऑफ टीचर एजुकेशन होता है इसका आपका एनसीटीई का फुल फॉर्म। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता मेंटली जो है विशेषता नहीं है? देखिए, बुद्धिलाभ आयु 25 से 70 के मध्य होना यह मानसिक मंदता का विशेषता है। धीमी गति से सीखना व दैनिक जीवन की क्रियाओं को नहीं कर पाना मानसिक मंदता की विशेषता है। वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई होना मानसिक मंदता की विशेषता है। लेकिन अंतर्व्यक्तित्व संबंधों का कमज़ोर होना यह आपकी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, स्क्रीन पर है दोस्तों। सभी प्रश्न लाजवाब हैं और सभी प्रश्न एग्जाम के 10 से महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि संभावित प्रश्न है या परीक्षा में आए हुए प्रश्न है। तो आपके पता है दोस्तों, रिपीट भी प्रश्न होते हैं। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए जो है प्रावधान किया जा सकता है। कौन सा प्रावधान? कैसे बालकों के लिए? निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए जो प्रावधान होता है मुख्य धारा में डालकर प्रावधान किया जा सकता है। कौन सा होगा? मुख्य धारा में डालकर निःशक्त बालकों की शिक्षा। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। प्रश्न स्क्रीन पर है। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। देखिए, प्रतिभाशाली होने का संकेत होता है रचनात्मक विचार उसके होने चाहिए, अभिव्यक्ति में नवीनता होनी चाहिए और जिज्ञासा होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न है कि प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, यानी कि नेगेटिव प्रश्न है तो नेगेटिव आंसर होगा। दूसरों के साथ झगड़ना, यह आपका नेगेटिव ऑप्शन कहलाएगा। ठीक है, तो प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है दूसरों से झगड़ना,
ऐसे बालक या बालिकाएं जो होती प्रतिभाशाली नहीं होते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, डिसलेक्सिया किससे संबंधित होता है? तो ये पठन विकार से होता है। किससे होता है? डिसऑर्डर से होता है। ठीक है, पठन विकार यानी डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? आपका पठन विकार से डिसलेक्सिया संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। जो विशेष आवश्यकता वाले बालक होते हैं उनको शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए, अन्य समान बालकों के साथ कराई जानी चाहिए। क्योंकि अन्य समान बालकों के साथ कराएंगे तो उनके में क्या है, मन में होता नहीं है। जो वो सीखेंगे उनसे भी वो सीखते हैं। जो आपके विशेष आवश्यकता वाले बच्चे बालक बालिकाएं होते हैं तो उनको अन्य समान बालकों के साथ शिक्षा या उनके साथ बैठाना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे, आप देखते हैं कि एक विद्यार्थी बुद्धिमान है। शिक्षक होने के नाते, शिक्षिका होने के नाते अगर आप देखते हैं कि एक विद्यार्थी बुद्धिमान है तो आप क्या करेंगे? तो आप वह जैसे अधिक प्रगति कर सकता है उसे वैसे ही अनुप्रेरित करेंगे, यानी कि मोटिवेशन करेंगे। और दूसरा दोस्तों, हमारा मोटिवेशन चैनल है, आप सर्च करेंगे यूट्यूब में मोरल मोटिवेशन सर्च करेंगे दोस्तों, आपको मिल जाएगा। मोटिवेशन की जब भी बात आती है तो मोरल मोटिवेशन सर्च करेंगे, हमारा चैनल है यूट्यूब का, वो भी आपको मिल जाएगा। वहाँ पे बहुत सारे आपको ज्ञान की चीज़ें या आपको प्रेरित करने के लिए या मोटिवेट करने के लिए बहुत सारी बातें वहाँ पे वीडियो के माध्यम से बताई जाती हैं। तो अगला प्रश्न देखेंगे आपके CDP का, बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का, कि समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों, रिक्तियों के प्रति सजगता की विशेषता होती है। किसकी विशेषता होती? जो समस्या को अर्थ को जानने की योग्यता रखता हो, वातावरण के दोषों, कमियों, रिक्तियों के प्रति सजगता रखता हो, तो सृजनशील बालक की यह विशेषता होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करते जाएंगे। टीचर्स फैमिली है दोस्तों, सभी लोग आप भावी अध्यापक हैं। प्रश्न यह है कि विशेष शिक्षा संबंधित है। जो विशेष शिक्षा होती है वह किससे संबंधित होती है? तो विशेष शिक्षा जो होती है कब योग विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से होती है, कम योग। ठीक है, विशेष शिक्षा किससे संबंधित होती है? यहाँ पे बाकी जगह माँ आएगा। ठीक है, तो कम योग वाले जो विद्यार्थी कम योग होते हैं उनके लिए शैक्षिक कार्यक्रम से विशेष शिक्षा आपकी संबंधित होती है, यानी कि कम योग विद्यार्थियों के शैक्षिक कार्यक्रम से। अगला प्रश्न देखते हैं, असंगठित घर से आने वाला बालक जो होता है सबसे अधिक कठिनाइयों का अनुभव करेगा। जो असंगठित घर से, तो सभी लोग समझते हैं असंगठित घर कौन सा कहलाता है। तो अगर उस घर से बालक आता है तो अधिक कठिनाइयों का अनुभव करता है। सबसे अधिक कठिनाई कौन सा होता है? तो स्वतंत्र अध्ययन में क्या है आपका, कठिनाई का अनुभव करता है। स्वतंत्र अध्ययन में कठिनाई का अनुभव करेगा। तो ये सभी बेस्ट प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम की दृष्टि से, सिलेक्शन की दृष्टि से। क्योंकि जायसवाल कोचिंग सेंटर बात करता है, यह सिलेक्शन की बात करता है, आपके एग्जाम पैटर्न प्रश्नों की बात करता है और शिक्षक भर्ती का चैनल है, तो सभी लोग आप टीचर्स फैमिली हैं। प्रश्न अगला है कि आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। आप अनपढ़ माता पिता के जो बच्चे हैं उनको अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, तो कैसे भैया? तो आप क्या करेंगे? अगर आपको अनपढ़, उनके माता पिता बच्चे के अनपढ़ हैं, अगर आप उन बच्चों को अंग्रेजी सिखाएंगे तो कैसे करेंगे, कैसे सिखाएंगे? तो आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। किसका? उसके मातृभाषा से शुरू करेंगे। अगला प्रश्न है, वह कौन सा बाह्य कारक है जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकता है? दोस्तों, वह कौन सा एक बाह्य कारक है जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकता है? तो संस्कृति और प्रशिक्षण, यह आपका बाह्य कारक है जो बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है दोस्तों, कि कमजोर वर्ग वीकर सेक्शन के बालक से क्या तात्पर्य होता है? कमजोर वर्ग के बालक से क्या तात्पर्य है कि ये बच्चा जो है कमजोर वर्ग का है। सही बोलते हैं ना, ये बच्चा कमजोर वर्ग का है। तो जो आपका वीकर सेक्शन होता है उससे क्या तात्पर्य होता है? तो ऐसे अभिभावकों के बालक जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा के नीचे के वर्ग में आते हैं। जो सरकार द्वारा जो है न्यूनतम सीमा वार्षिक आय रखा गया उसकी सीमा के नीचे के वर्ग आते हैं, उनको कमजोर वर्ग या बालक से तात्पर्य कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि पिछले बालक ऐसे होते हैं। पिछड़े बालक, यहाँ पे क्या हो जाने, पिछड़े होना चाहिए। ठीक है, तो पिछड़े बालक ऐसे होते हैं, कैसे होते हैं? जिनकी सीखने की गति धीमी होती है,
जिनकी बुद्धि स्तर जो है 80 से 90 होता है आईक्यू लेवल, मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमयोजित होते हैं। तो पिछड़े बालक ऐसे होते हैं, उपरोक्त ये सभी ऑप्शन पिछड़े बालक के लक्षण हैं या पिछड़े बालक सभी कहलाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, एलेक्सिया है। एलेक्सिया क्या है भैया, सभी लोग बताएंगे। सुनने की क्षमता, सीखने की लिए अक्षमता, या सीखने की क्षमता या पढ़ने की अक्षमता। तो एलेक्सिया जो है आपका, ठीक है, एलेक्सिया, लेख से एल से क्या आता है, लर्न आता है। लर्न यानी क्या होता है, पढ़ना होता है। तो ये आप लोग नोट कर लेंगे, पढ़ने की क्षमता को एलेक्सिया बोला जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, साइजोइड वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं दोस्तों। साइजोइड वर्ग के किस प्रकार के बालक आते हैं, तो मोटे स्वस्थ रहे लंबे शरीर वाले, जो मोटे होते हैं, स्वस्थ और लंबे शरीर वाले होते हैं, ऐसे बालकों को साइजोइड वर्ग में रखा गया है। किसके, साइजोइड वर्ग में रखा गया है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत इनमें से कौन सा बालक आता है। अब बात की गई आपके विशिष्ट बालक की बात की गई है, तो विशिष्ट बालक में पिछड़ा बालक भी आ सकता है, प्रतिभाशाली बालक भी आएगा और बुद्धि बालक भी आएगा। तो ये सभी आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। विशिष्ट बालक में ये सभी आ जाएंगे, क्योंकि पिछड़ा बालक है तो वो भी विशिष्ट बालक ही कहलाएगा, प्रतिभाशाली तो विशिष्ट बालक हो ही होगा, और बुद्धि बालक है तो वो भी हो जाएगा, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं, अपराधी बालक कौन होता है। अपराधी बालक कौन होता है, जो असामाजिक कार्य करते हैं। जो बालक, बच्चे, बालिकाएं, बच्चे जो हैं असामाजिक कार्य करते हैं, ऐसे बालक अपराधी बालक कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, स्क्रीन पर है, प्रश्न लाजवाब है। सभी मित्रों का स्वागत, अभिनंदन है जायसवाल कोचिंग सेंटर पे। यानी कि टीटी एग्जाम की बात करेंगे। टीटी एग्जाम का नंबर 1 ऑनलाइन यहाँ पे आपको क्लासेज मिलती हैं, वीडियोज मिलते हैं। सभी प्रश्न आपके सिलेबस के आधार पर रहता है, क्योंकि सिलेक्शन का दूसरा नाम दोस्तों जायसवाल कोचिंग सेंटर है। बात करेंगे, अगला प्रश्न है कि शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को समानता होता है। जो बच्चे शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं, उन बच्चों में समानता क्या है, डिस्ग्राफिया होता है। वो बच्चे क्या लिख नहीं पाते हैं। डिस्ग्राफिया किससे क्षमता है, लिखने संबंधी, ठीक है। और डिस्कैलकुलिया क्या है, गणित संबंधी विकार जो होता है, ठीक है, गणना संबंधी, तो आपका डिस्कैलकुलिया होते हैं। तो आपका जो है शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को, जो बच्चों को समानता है, आपका क्या होता है, डिस्ग्राफिया होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रतिभाशाली विद्यार्थी। जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं दोस्तों, वह अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं। जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, वह जो निर्णय लेने में आत्मनिर्भर होते हैं, यानी स्वयं निर्णय लेते हैं, स्वयं निर्णय लेने में क्षमता रखते हैं। अगला प्रश्न है, एक बच्चा जो ग्रस्त है, किससे ग्रस्त है, कि वह सा को आज पढ़ रहा है और न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता है। तो सभी लोग जानते हैं डिसलेक्सिया से संबंधित है, वह बच्चा डिसलेक्सिया से ग्रस्त कहलाएगा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं। एक शिक्षिका की कक्षा में कैसी हैं, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं। तो निम्नलिखित में से उनके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा। तो एक शिक्षिका अध्यापिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, तो शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। जो क्या आपके असुविधाग्रस्त बच्चे हैं, उन पे कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं शारीरिक रूप से, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्क्रीन पर है, प्रश्न लाजवाब है दोस्तों। प्रश्न क्या है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, और एग्जाम की वजह से संभावित प्रश्न है दोस्तों, कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी को, जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं दोस्तों, उनको ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। जो सामान्यतः विद्यालय होते हैं उनके द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जा पाता, या उनके द्वारा उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो समान विद्यालय उनका सहयोग नहीं कर पाते हैं। अगला प्रश्न है, किसके कारण प्रतिभाशीलता होती है दोस्तों। तो सभी लोग जानते हैं प्रतिभाशीलता आनुवंशिक रचना से होती है और आपके वातावरण अभिप्रेरणा से होती है, ठीक है। आनुवंशिक रचना और वातावरण अभिप्रेरणा के कारण ही प्रतिभाशीलता होती है, यानी राइट ऑप्शन बी और सी का समायोजन कहलाएगा। आनुवंशिक रचना और वातावरण अभिप्रेरणा का समायोजन ही, इनके कारण ही प्रतिभाशीलता होती, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा।
अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्क्रीन पर है। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे दोस्तों। बस 2 प्रश्न रह गए हैं इस प्रैक्टिस सेट का, कि बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त होता है। दोस्तों, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए जो अधिगम योग्य वातावरण के लिए जो उपयुक्त होगा वह होता है शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। अगर बच्चे में सीखने और सुनने के अधिगम की योग्यता का वातावरण का निर्माण करना है, क्रिएटिविटी करना है, तो दोस्तों सबसे उपयुक्त तरीका होता है शिक्षार्थियों को यह छूट दे दिया जाए कि वह क्या सीखें और कैसे सीखें। अगला प्रश्न देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गति कौशल में अधिगम में निर्योग कहलाती, जो गति कौशल होते हैं उनके अधिगम में निर्योग्यता कहलाती है, तो उसमें डिस्प्रेक्सिया जो है निर्योग्यता कहलाती। डिस्प्रेक्सिया प्रेशर गति कौशल में अगर संबंधित आ जाए तो क्या हो जाएगा, आपका डिस्प्रेक्सिया हो जाएगा। प्रेशर गति का आपका गति से संबंधित है, तेज से संबंधित है, स्पीड से संबंधित है, और प्रेशर भी आपका क्या, उसमें भी प्रेशर गति के संबंधित है, तो आपका डिस्पेक्सिया राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये 30 प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे, महत्वपूर्ण है। सभी प्रश्न आपके MPTT के सिलेबस के आधार पर 100 to 100% मिलेगा। साथ ही साथ CTET UP रेट यानी अदर TT एग्जाम के लिए है। तो सभी मेरे प्यारे भाई बहन पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन इनबॉक्स मिलता रहे। और जायसवाल कोचिंग सेंटर, शिक्षा ही प्रकाश है दोस्तों, शिक्षा ही सब कुछ है। और एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक करें दोस्तों, प्लेलिस्ट में सभी क्लासेज आपको मिल जाएंगी, आपके सिलेबस एग्जाम पैटर्न पर मिलेंगे, क्योंकि जायसवाल कोचिंग सेंटर बात करता है राष्ट्र हित में, शिक्षा की बात करता है। नोट्स PDF फाइल पाने के लिए टेलीग्राम में ज़रूर सर्च करें दोस्तों जायसवाल कोचिंग सेंटर, वहाँ पे आपको चैनल मिलेगा, ग्रुप मिलेगा, उसमें ज्वाइन हो जाइए। सभी PDF फाइल आपको जो भी पुरानी अपलोड कर दिया वो भी आपको मिल जाएगी। तो सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए दोस्तों, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, चारों तरफ साफ सुथरा बनाए रखें। स्वच्छता ही सब कुछ है दोस्तों, स्वच्छता है। जब आसपास स्वच्छ रहेगा तो हमारा मन भी स्वच्छ रहेगा, मन स्वच्छ है तो सब कुछ स्वच्छ है। जय हिंद दोस्तों, वंदे।